हेलो। तो हम यहाँ पे कक्षा 6 के हिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका पहला अध्याय है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि यहाँ एक राशिदा है। ठीक है। उनका कुछ क्वेश्चंस है। क्या क्वेश्चंस है देखते हैं। ठीक है। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे जाना जा सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ। तो इनका क्वेश्चन क्या है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। मतलब इनका कहने का मतलब है कि 100 साल पहले, मतलब 100 साल पहले क्या हुआ था हमें ये जानना है। मतलब एक्चुअली हिस्ट्री के बारे में ही जानना है। ठीक है। तो 100 साल पहले का तो कैसे पता चलेगा। तो उस समय जो हमारे बुक थे, प्लस उस समय जो हमें जो कुछ भी स्रोत प्राप्त हुए हैं, स्रोत के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो इनके मन में सवाल उठा कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। तो इसी के चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। बिल्कुल सही। कल क्या हुआ इसके बारे में आप रेडियो, टेलीविज़न या अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो इसमें पहला टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे जैसे बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो जैसे में क्या क्या जाना सकता है, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे। हम आखेटकों या आखेटकों को ही शिकारियों बोलते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे क्या, जैसे लोग क्या खाते थे, लोग क्या खाते थे। दूसरा हम क्या जान सकते हैं, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। तीसरा, किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। तो यहाँ देखिए ये तीनों बेसिक चीज़ है कि लोगों को बेसिक नीड क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो लोग रोटी में लोग क्या खाते थे, कपड़ा में कैसे कपड़े पहनते थे, और मकान में लोग जो है किस तरह के घरों में रहते थे, कच्चा मकान, पक्का मकान, फिर वो उसकी खिड़की किस साइड खुलती है, फिर उसका आंगन कैसा होता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि किस तरह के घरों में रहते थे, किला बंद घरों में रहते थे, या फिर ये हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दूसरा ये तो हो गया कि तीन चीज़ तो हमें बेसिक के बारे में पता चल गया। फिर हम और किसके बारे में जान सकते हैं, हम आखेटक, जिसको हम लोग बोलते हैं शिकारी, जो शिकार पे निर्भर रहते थे। दूसरा दूसरा हो गया, आप किसके बारे में जान सकते हैं, पशुपालक जो पशुओं को पाल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, इस तरह के पशुओं को पाल करके। ठीक है। तीसरा कृषकों कृषकों में यहाँ कृषक हो गया जो कि खेती पे निर्भर रहते थे। ठीक है। उनके बारे में हम जान सकते हैं। शासक के बारे में जान सकते हैं कि शासक कैसे होते थे, निर्वाचित होते थे या फिर जो है वंशानुगत होते थे, इस तरह के बारे में जान सकते हैं। और शासक का मेन काम क्या था कि वो पशुओं की रक्षा कर सकता है। जो पशुओं की रक्षा करेगा वो भी शासक कहलाता था। ठीक है। और शासक का ये मतलब विकास होते रह गया, वो पशुओं की नहीं, अब पूरे राज्य की रक्षा करने पे आ गया। ठीक है। शासकों के बारे व्यापारी के बारे में जान सकते हैं कि व्यापारी किस चीज़ों के व्यापार करते थे, क्या
व्यापारी कैसे होते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। समझ में आ रहा है? मतलब देखो, इसमें ये 3 तो बेसिक हो गया। फिर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम ये पढ़ेंगे कि आखेटक क्या खाते थे, पता है आपको, शिकार पर निर्भर कर क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। पशुपालक क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। कृषक क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। उसी तरह शासक क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है, उसी तरह व्यापारी के बारे में जान गया। उसी तरह पुरोहित क्या होता है, जो जो धर्म, एक कोई भी धर्म के, जैसे हिंदू धर्म नहीं होता है, या पुरोहित हम उनको बोलते हैं जो उस धर्म का सर्वश्रेष्ठ आदमी है, जो उस धर्म के सभी जानकारियाँ हासिल करके लोगों को मतलब सिखाता हो, या फिर जो है लोगों का पूजा पाठ करवाता हो, तो उनको क्या बोलते हैं? पुरोहित। ठीक है। शिल्पकारों के बारे में जान सकते हैं, शिल्पकारों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। कलाकारों के बारे में जान सकते हैं, संगीतकारों के बारे में जान सकते हैं, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है। तो हमें ये सबसे पहले राशिदा का क्या, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि राशिदा 100 साल पहले जानने के लिए इच्छुक थी कि 100 साल पहले क्या हुआ, ये हम कैसे जान सकते हैं। अगर कल की बात जानना हो तो हम किससे जान सकते हैं? रेडियो से, अखबार से, टेलीविज़न से। लेकिन अतीत के बारे में जानना हो तो सबसे पहले तो अतीत के बारे में जानना हो तो कैसे जानकारी प्राप्त होगी, और अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, सबसे पहले ये आता है। तो अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं वो आपको मैं सारा बता चुका हूँ। अब इसमें आते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है। अब देखो आप मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, चलिए नर्मदा नदी देखते हैं इसमें। ये देखो आप, ये पूरा आपका नर्मदा नदी है। ठीक है। यहाँ पे है आपका गुजरात, ये आ गया आपका महाराष्ट्र, और ये आ गया आपका पूरा पोर्शन मध्य प्रदेश, ऊपर आ गया आपको उत्तर प्रदेश, और इसी में आ गया इधर, तो इधर मतलब इधर ही आ गया आपको छत्तीसगढ़। ठीक है, नर्मदा नदी को देख लियो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अब संग्राहक क्या होता है? संग्राहक हम उनको बोलते हैं जो चीज़ों को संग्रह करता हो। संग्रह मतलब चीज़ों को बटोर के रखता हो। ठीक है, चीज़ों को अपने पास एक लंबे समय के लिए रखता हो ताकि आगे काम आ पाए, उसको संग्राहक बोलते हैं। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फूलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेटक शिकार भी करते थे। ठीक है, तो नर्मदा नदी पे जो लाखों साल पहले जो है, लाखों वर्ष पहले जो लोग रहते थे वो क्या थे? कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक थे। ये नर्मदा नदी की बात हो रही है। नर्मदा नदी के तट के लोग, ये लोग कुशल संग्राहक तो निर्भर किस पे रहते थे? ये जंगल संपदा पर निर्भर रहते थे। जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे, उसी पे निर्भर थे। ये क्या करते थे? जड़ों, फलों, ये जंगल के अन्य उत्पाद, ठीक है, यहीं से संग्रह किया करते थे, और ये शिकार भी करते थे। ठीक है, तो ये आपको नर्मदा नदी के लोगों के बारे में पता चल गया। ये लोग क्या थे? एक कुशल संग्रह थे जो जंगल के विशाल संपदा से परिचित थे। वो क्या संग्रह करते थे? जड़ों, जैसे हो गया गाजर, मूली, ये सब हो गया जड़ों, फलों। उसके बाद अन्य कई उत्पाद जंगल में बहुत सारे होते हैं,
सिर्फ फल जड़ ये नहीं होते, लकड़ी को भी संग्रह करते थे ताकि वो ठंडी के दिनों में आग जला सके, ताकि अपना भोजन पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर, बहुत चीज़ संग्रह करते थे। और वो शिकार शिकार भी किया करते थे। ठीक है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, चलिए आते हैं उत्तर पश्चिम। ये देखो आप, ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पश्चिम और ये है आपका पूरब। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम बोला है मतलब यहाँ पे कोई जगह होगा, तो मतलब इस जगह पे। हाँ, तो इस जगह पे है, तो देखो सुलेमान किरथर पहाड़ी। सुलेमान किरथर पहाड़ी आपको दिख रहा है, ये देखो सुलेमान किरथर पहाड़ी। मैं अभी इसको साफ कर देता हूँ। ये देखो आप, सुलेमान किरथर पहाड़ी दिख रहा है आपको, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी देखो। तो अब यहाँ के लोगों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। ठीक है, अब देखो जो इस जगह के क्षेत्र के लोग हैं, लगभग 8,000 वर्ष पहले, 8,000 वर्ष पहले यहाँ की स्त्री और पुरुष सबसे पहले जौ और तथा गेहूं के फसल उपजाए। ठीक है, तो सबसे पहले गेहूं और जौ और गेहूं की फसल कौन लोग उपजाए? सुलेमान और किरतर पहाड़िया के लोग। ठीक है, उपजाना आरंभ किए। इन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, और ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, गांव में रहने का मतलब है कि जहाँ पे देखो गांव और शहर में क्या डिफरेंस है। गांव में ज़्यादातर लोग जो है या तो पशुपालक होंगे या तो कृषक होंगे, और शहर का मतलब है कि लोग यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो नौकरियों पर ज़्यादा निर्भर होंगे, जो सर्विस सेक्टर ये इकोनॉमिक में पढ़ेंगे आप, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा होंगे, और गांव में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा होंगे। शहर में मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर ज़्यादा होगा, गांव में आपको प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा होगा, जिसमें आपका आता है खेती। तो मुख्यतः लोग खेती पर निर्भर रहते थे गांव में। तो देखो अब यहाँ पे ये लोग तो सबसे पहले जौ और गेहूं के फसल सबसे पहले उपजाना आरंभ किए। इसका मतलब पता चल गया कि सुलेमान और किरतर पहाड़ी जो है आपका, वहाँ पे लोग जो है कृषक थे। क्या थे? कृषक थे। इसका एक निष्कर्ष ये आया कि सुलेमान और किरतर पहाड़ी के लोग कृषक थे। और दूसरा वर्ड पढ़ो, इन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इसका मतलब कृषक भी थे प्लस पशुपालक भी थे। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले कृषक और पशुपालक कौन थे, तो ये सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के स्त्री और पुरुष। ठीक है, पहाड़ियों के स्त्री और पुरुष। ये वर्ड आपको समझ में आ गया, ये इतना चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये लोग रहते थे गांव में। ठीक है, अब उत्तर पूर्व में गारो। उत्तर पूर्व आपको बताया था, उत्तर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, तो देखो उत्तर पूर्व मतलब यहाँ पे कहीं, तो मैप को ऐसे करिए, तो यहाँ पे कहीं देखिए गारो की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में आ गया गारो की पहाड़ी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं गारो की पहाड़ी में क्या बोल रहा है, गारो की पहाड़ी के लोगों के बारे में क्या बोल रहा है हमें। आइए देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पर्वत। अब आइए विंध्य पर्वत, इसके उत्तर दिशा में आपको क्या मिलेगा? इसके उत्तर दिशा में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, विंध्य पर्वत के उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश है।
पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। इस साइड तो आपको बिहार है, सॉरी बिहार नहीं होगा ये, इस साइड आपको झारखंड है, उड़ीसा के कुछ भाग आ जाएंगे। झारखंड भी नहीं आएगा लेकिन उड़ीसा मेनली आएगा, झारखंड प्लस उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और साउथ इंडियन में पूरा साउथ आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो विंध्य आपको पता चल गया कि कहाँ के लोगों के बारे में बोल रहा है। विंध्य की पहाड़ियाँ आप देखते हैं, हम लोग उत्तर के बारे में बात कर रहे हैं, दक्षिण या पूरा पश्चिम के बारे में। तो दो बोला, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। यह कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। एक तो किरकर और सुलेमान पहाड़ी पे आपको कृषि का विकास देखने को मिला। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जौ और गेहूँ सबसे पहले उपजाए, तो सबसे पहले कृषक तो यही हुए ना। देखो, जौ और गेहूँ जो सबसे पहले उपजाया, कृषक भी वही हुए सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो खेती हुआ जौ और गेहूँ का हुआ, तो सबसे पहले जो खेती जौ प्लस गेहूँ का हुआ, तो कृषक भी तो सबसे पहले यही होंगे। अब उसके बाद के बारे में बात करते हैं। उत्तर पूर्व गारो पहाड़ी देखिए और विंध्य पहाड़ी देखिए। इन दो पहाड़ियों का अगर आप पता लगाएंगे तो यहाँ के लोग भी जो है कृषि का विकास, यहाँ पे भी कृषि का विकास हुआ। जो सबसे पहले चावल उपजाया गया था वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश इस साइड में, मतलब ये पूरा जो विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। ठीक है, अब हम लोग सिंधु और उसकी सहायक नदी। सहायक नदी वो बोलते हैं जिसकी धारा उसी नदी से निकल के बनती है या उसी नदी में मिलती है जिसकी धारा। ठीक है, अंतिम है। ठीक है, सिंधु देखो आप, ये है आपका सिंधु नदी, इसी का धारा बढ़ गया झेलम, इसी का धारा बढ़ गया चेनाब, इसी की धारा बढ़ गई रावी, इसी की धारा बढ़ गई व्यास, इसी की धारा बढ़ गई सतलज। तो इसकी ये सारी सहायक नदी है, क्योंकि सिंधु नदी से ही सारी नदी का निर्माण होता है, इसलिए इसको सहायक नदी बोलते हैं। देख लिया आप, सिंधु और उसके सहायक नदी कहाँ पे है, तो मेनली कहाँ पे है, ये देखो अभी तो ये पाकिस्तान में दिखा रहा है, लेकिन आप कुछ नदी को देखो, जैसे व्यास नदी हो गया, ठीक है, ये सब झेलम नदी हो गया, ये कहाँ आ रही है, झारखंड में आ रही है। ठीक है, सतलज नदी हो गया, ये सब सॉरी जम्मू कश्मीर में आ रही है। ठीक है, तो हम फिर देखते हैं आगे क्या कर रहा है। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती है। बताया था आपको, सहायक नदियाँ वो होती हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती है। ठीक है, अब आज से लगभग 5000 या 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब देखो, एक होता है गांव, ठीक है, एक होता है नगर। गांव में क्या होता है, लोग जो है, लोगों का मुख्य काम जो होता है वो कृषि होता है प्लस पशुपालन होता है। ठीक है, नगर के लोग जो है, नगर के लोगों का मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन नहीं होता। नगर में लोग व्यापारी होते हैं। ठीक है, मेनली व्यापारी होते हैं। इसमें मार्केट होता है, एक बहुत सारा बाज़ार होता है जहाँ पे बहुत सारे गाँव से लोग आते हैं ताकि अपना व्यापार कर सकें। यहाँ की जनसंख्या गांव की जनसंख्या से ज़्यादा होती है। ठीक है, गांव की जनसंख्या से ज़्यादा होती है। अगर नगर कहने का मतलब है तो यहाँ पे गांव से आधुनिक होता है, गांव से आधुनिक होता है। ठीक है, यहाँ पे रोज़गार और अवसर का ज़्यादा संभावना होती है। गांव में क्या है, कृषि पशुपालन। नगर में आप बहुत सारा चीज़ होता है। अगर आप विनिर्माण क्षेत्र में जा सकते हैं, आप सेवा क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, तो यहाँ रोज़गार और अवसर का ज़्यादा ही होता है। तो नगर और गांव आप समझ गए। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा का भी बेहतर प्रबंध होता है नगर में। तो ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि पहला जो नगर आरंभिक नगर है कहाँ फले फूले 47,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे। तो अगर मैं बात करूँ
आरंभिक नगर इसी जगह पे, इसी आसपास के क्षेत्रों में फले और फूले, इसी आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, इसी आसपास के क्षेत्रों में फले फूले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ट्रेंगल के आकार का एक सभ्यता उस समय थी, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये आरंभिक नगर था भारत का, आरंभिक नगर। यहाँ पे कच्चे सड़क का नहीं, पक्के सड़क का इस्तेमाल होता था, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आरंभिक नगर फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व सबसे पहले कहाँ पे हुआ, सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास, और 2500 प्लस समुद्री तट 2500 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ, गंगा वो उसकी सहायक नदियों के किनारे और तटवर्ती समुद्री इलाकों में नगरों का विकास हुआ। अब देखो समुद्र इलाके ये है, तो यहाँ पे आपको मतलब तटवर्ती में आपको यहाँ पे नगर मिले, यहाँ पे नगर मिले, यहाँ पे नगर मिले, इस जगह पे नगर मिले, एक यहाँ पे इस जगह पे नगर। अब गंगा की सहायक नदियाँ देखिए, चलिए मैं साफ कर लेता हूँ। अब देखो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, ये है आपका हिमालय से गंगा नदी निकली, ठीक है। ये यमुना नदी निकली। अब देखो गंगा नदी से ही आपका एक सहायक नदी निकलती है सोन, ठीक है, सोन नदी निकलती है। तो गंगा और इसकी सहायक, तो सोन नदी इस जगह पे 2500 वर्ष पूर्व जो है नगर बसे। तो सबसे पहले नगर बसा हमारा सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे, और दूसरा नगर 2500 वर्ष पूर्व, इसके बाद नगर कहाँ बसे, इस जगह पे, इस जगह पे, और समुद्री तटवर्ती इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है, जो आज के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, आप देख चुके हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना हुई। अब ये बोल रहा है गंगा के दक्षिण में, ठीक है, सोन नदी को देखो आप इस जगह पे, ठीक है। गंगा के ये जो गंगा है इसके दक्षिण में सोन नदी है। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप बिहार के साउथ में, ठीक है, बिहार के दक्षिण में एक पावरफुल, आप मगध के बारे में जानते हो, जहाँ के राजा सम्राट अशोक थे, जिन्होंने अखंड भारत, मतलब उनका राज्य अखंड भारत तक था, अफ़गानिस्तान तक था उनका शासन, और पूरब में म्यांमार तक, उससे भी आगे था उसका शासन, और दक्षिण में पूरा साउथ इंडियन था उनका पूरा शासन। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य था। और कहाँ पे उसको अभी का किसके नाम से जानते हैं, बिहार के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की, ठीक है। कैसे पता चलता है यात्रा की, क्योंकि आप देखोगे कि बिहार में हो उपमहाद्वीप, सॉरी, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। अब देखो जैसे भारत आप देखो, ठीक है, भारत में आपको बहुत सी अलग अलग सांस्कृतिक मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग आपको वेस्टर्न भी दिखेंगे, पश्चिम के जैसे भी दिखेंगे, कि जो हालांकि मेनली तो अब पश्चिम के जैसा ही हो गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा पहले की बात करेंगे, कुछ लोग पश्चिम के जैसे दिखेंगे, कुछ लोग मध्य वर्ल्ड के तरह दिखेंगे, मध्य विश्व जिसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, मध्य पूर्व के जैसे कुछ लोगों का कल्चर देखेंगे, तो ठीक है। अब देखिए कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, यात्रा तो उस समय एरोप्लेन था नहीं,
और जहाज़ भी थी नहीं, तो कैसे यात्रा करेंगे? पैदल ही, या पैदल में मतलब जिसको आप सवारी रख सकते हैं, घोड़ा, ऊँट, ये सब। जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ठीक है, अब ऊंचे पर्वत पर बहुत माइनस में ठंडी होती थी, पहाड़ियाँ हैं उसमें घोड़े चढ़ाना, रेगिस्तान है इतनी गर्मी, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जो फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और बेसिक बात है, अब मान लो इस जगह पर बार बार बाढ़ आता है तो इस जगह को छोड़कर लोग दूसरे जगह विस्थापन करते हैं, जाते ही हैं, क्योंकि उस जगह पे ना तो रोज़गार के अवसर हैं, ना ही कोई ऐसा माहौल है जिसमें वो अच्छे से जी सके। प्राकृतिक आपदाएं बार बार आती है जिसकी वजह से लोग वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, बिल्कुल सही बात है। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ठीक है, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बों से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। ठीक है, तो अब जो है हम इस पैराग्राफ में क्या बात हुई वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो लोग जो है उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हमेशा यात्रा करते थे। हाँ, तो इस पैरा में हम लोग क्या पढ़े कि हमेशा से इस जगत में हमेशा से यात्रा हुआ है। ठीक है, और यात्रा क्यों हुआ है? कभी कभी रोजगार के अवसर तलाशने में, पहला तो या तो लोगों को काम के तलाश में जो है यात्रा किया है कि इस जगह पे काम नहीं है तो लोग यहाँ इस जगह पे काम नहीं है तो लोग यहाँ से लेके अपने काम की तलाश में, ताकि अपना परिवार का पालन पोषण कर सके, जो आज तक हो रहा है। दूसरा यात्रा होता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण। उस समय लोगों के पास उतना सारा संसाधन नहीं था कि वो प्राकृतिक आपदा से बच सके या रोक सके। उस समय लोग कच्चे मकान में रहते थे और प्लस नदी के पास रहते थे, तो बाढ़ जैसी समस्याओं से तो लोग अक्सर जूझा करते थे। ठीक है, तो दो मेन रीज़न थे, और बहुत से रीज़न थे। दो मेन रीज़न थे कि लोग काम की तलाश में और प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब इस यात्रा में उनको जोखिम क्या क्या उठाना पड़ता था, उनकी बात करना। अगर मैं जोखिम की बात करूं तो जोखिम क्या क्या होता था? जोखिम में इनके पास पहला प्रॉब्लम था पहाड़, कि पहाड़ों को पार करना। दूसरा था रेगिस्तान, तीसरा था नदी, चौथा था समुद्र। इन सबको पार करके ही यात्रा किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इंडिया को ही देखें, कहीं भी चीज़ों को देखें, तो इनके तीनों तरफ अगर समुद्र है। अगर आपको इंडिया से, ठीक है, इस जगह से आपको कहीं श्रीलंका या कहीं पे भी जाना पड़ेगा तो आपको समुद्र को तो पार करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो यात्रा जो है जोखिम भरा भी होता था, लेकिन कभी भी ये लोग डरते नहीं थे। ठीक है, यात्रा नहीं करने से डरते नहीं थे, क्योंकि एक तो अगर आप यात्रा नहीं करोगे तो आपका जीवन का अंत होना तो निश्चित है, क्योंकि ना आपके पास काम है, खाने के लिए कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से तो आपको 100% मतलब जीवन का अंत होना निश्चित है। लेकिन अगर यात्रा करके आप बच के किसी ऐसे जगह पे चले जाते हो जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं बहुत कम है, तो वहाँ और खाना वहाँ पे मतलब वहाँ पे काम अच्छा है, तो वहाँ पे आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया कि लोग मेन रीजन की वजह से यात्रा करते थे। दूसरा होता था कि कुछ राजाएं अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए इस जगह से दूसरे जगह आक्रमण कर देते थे, ताकि अपने क्षेत्रों का वो विकास कर पाए। तो कभी कभी सेनाएं जो हैं विजय हासिल करने के लिए एक दूसरे से दूसरे जगह लड़ाई लड़ते थे। तीसरा हो सकता है व्यापारी। यहाँ कोई एक जगह में मूल्यवान चीज़, जैसे अभी ही देखो आप, हम लोग आयात और निर्यात करते हैं। ठीक है, आयात और निर्यात करते हैं। भारत में जो बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है उसका हम लोग क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। और भारत में जैसे क्रूड ऑयल नहीं है तो उसका हम लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं। हम लोग निर्यात करते हैं फल, सब्जी,
उसके बाद चावल ज़्यादा मात्रा में निर्यात करते हैं, और वहाँ से हमें क्या मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है। तो ये सिस्टम पहले भी था। तो इन दोनों चीज़ के लिए होने के लिए हमें क्या, उस समय हमारे पास बहुत बड़े बड़े कंटेनर नहीं हुआ करते थे, तो हमें अपने साथ ही बहुमूल्य चीज़ों को ले जाना पड़ता था, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो है व्यापारी एक जगह से दूसरे। अब कुछ लोग जो है खोजी होते थे, जो उत्सुकतावश यात्रा करते थे कि इस जगह के लोग कैसे हैं, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, यहाँ का रहन सहन, पोषण, खाना पीना क्या, इस चीज़ों को जानने के विचार से वो लोग यात्रा करते थे, ठीक है। ये तो हो गई कि लोग आज से पहले क्यों यात्रा करते थे। अब आते हैं वर्तमान समय में यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर मानचित्र एक को देखें, ठीक है। आइए मानचित्र एक को देखते हैं क्या है भाई, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए भाई मानचित्र एक को, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। बिल्कुल बहुत सही। यहाँ अगर आप इंडिया को देखें तो यहाँ आपको हिमालय मिलेगा, यहाँ आपको विंद मिलेगा, चारों तरफ से आपको पानी मिलेगा। तो ठीक बोला है, पहाड़ियाँ, पर्वत, ठीक है, पर्वत, विंद पर्वत और ये हिमालय पहाड़ियाँ। यहाँ पे भी आपको जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो 5 पहाड़ियाँ आपको मिलेगा, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब। फिर और यहाँ से पूरा हिमालय रेंज स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, ठीक, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप जब हिमालय में जाओगे तो वहाँ एक्सट्रीम लेवल का बहुत अत्यधिक ठंडा होता है, ठीक है। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सकते हैं, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, ठीक है। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब देखो इंडिया में बहुधा मात्रा में जो है सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ठीक है। आप बिहार की सांस्कृतिक अलग है, गुजरात की सांस्कृतिक अलग है। अगर आप उत्तर पूर्व में चल जाओ तो वहाँ पे सांस्कृतिक अलग है। तो अगर आप इंडिया ही पूरा घूम लो तो यहाँ पे विविध प्रकार की सांस्कृतिक है, ठीक है। क्यों हुए? क्योंकि लोग कभी दूसरे जगह से आए, यहाँ पे बस गए, वो अपना संस्कृति कल्चर को प्रमोट किए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सांस्कृतिक परंपराएं समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार से अपनाते रहे, ठीक है। बहुत सही। आप अब ये देखो, साउथ इंडियन में फूड आपको मिलेगा इडली और डोसा, ठीक है, इडली, डोसा, सांभर। अब देखोगे कि आप नॉर्थ में भी बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश में कई बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको इडली, डोसा, सांभर ये सब सारे चीज़ मिल जाएंगे, साउथ इंडियन खाने मिल जाएगा। अगर आप साउथ में भी जाओ तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग खान पान, रहन सहन, हर चीज़, तौर तरीक़ों को जो वहाँ के अच्छे थे वहाँ के अपना लिए, जो यहाँ के अच्छे थे उन लोगों ने अपना लिया, ठीक है। अब आते हैं देश के नाम पे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है, इंडस से निकला है। इंडस नदी है हमारा, इंडस रिवर होता है जिसको हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस उसी की बात हो रही है कि इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देखो आप, अगर आप मिडिल ईस्ट जब देखोगे, वर्ल्ड में मिडिल ईस्ट देखोगे तो मिडिल ईस्ट का जो इस तरीक़ा से जो है, इसके यहीं पे आपको यूनान मिलेगा और इसके बगल में आपको इराक और ईरान मिलेगा और इधर पाकिस्तान मिलेगा, ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। इस तरह से आपको ईरान के यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको भारत दिखेगा तो यहाँ आपको पाकिस्तान, यहाँ आपको अफ़गानिस्तान, यहाँ आपको ईरान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अपने एटलस में ढूंढिएगा ईरान को, ठीक है। ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से 2500 वर्ष पूर्व, मतलब अगर आप बोले कि जो है 2500 वर्ष पूर्व आज से,
तो 2000 तो हो गया, ठीक है, 2000 हो गया, मतलब आप 0 पे आ गए। और फिर 500 पीछे जाइए, तो 500 बीसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। 2500 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 2000 पीछे गए, फिर जो है 2000 पीछे जा करके 500 फिर पीछे जाइए, तो अब कितना हो गया टोटल, 2500 हो गया। तो 500 बीसी की ये बात कर रहा है, ठीक है। 0 हम लोग लेते हैं जब जीसस का, मतलब जीसस का जन्म के बाद से जो डेट काउंट होता है वो 1 2 3 ऐसे करके 2026 हुआ। और इससे पहले हम लोग बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं उसको, या बिफोर कॉमन इरा, ठीक है, BCE, बहुत आगे हम ये पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम डेट निकालते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि के प्रदेश को इंडिया कहा। अब देखिए, जो ईरान से लोग आए उन्होंने सिंधु नदी जो है उसको हिंदोस बोला, ठीक है, या इसी को इंदोस बोला, ठीक है। और जो इसके पूरब में रहते, देखो सिंधु नदी है ये, इसके पूरब में ये सारा